second Bohr orbit of Li2 plus and third orbit of H। तो Li2 प्लस के लिए Z कितना हो जाएगा, ये हो गया 3, एटॉमिक नंबर 3, और हाइड्रोजन के लिए Z हो गया 1। यहाँ पे N का वैल्यू 2 है और यहाँ पे N का वैल्यू 3 हो गया। तो रेडियस का इक्वेशन था Rn इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये फॉर्मूला था। तो हम लोग को फाइंड करना है आर ऑफ Li2 प्लस और इसका ऑर्बिट सेकेंड, एंड आर ऑफ H इसका ऑर्बिट थर्ड, दैट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4, जेड हो जाएगा 3 अपॉन आर नॉट इंटू थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और z हो गया यहाँ पे 1। सो r ऑफ Li2 प्लस बाई r ऑफ H इज इक्वल टू आर नॉट, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यही है पोस्ट 27, ये रेशियो हो जाता, ये लिखिए। नेक्स्ट फिर एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। नेक्स्ट फाइंड करना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द nth orbit of hydrogen atom or hydrogen like species। एनर्जी फाइंड करना है यहाँ पे, और इसको En लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप की एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। सो En इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो सिंपली हाफ mv² हो जाएगा, वो इजी है। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, क्यों? हाँ, तो सिंपली इसको रिलेट कर सकते हो, जैसे mgh वाला एक्सप्रेशन होता है वैसे ही। जैसे अगर अर्थ के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट रहा और ये डिस्टेंस h रहता है, तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, mg इंटू एच लिखते हैं, वेर mg इज द फोर्स, h इज द डिस्टेंस। तो सेम अभी यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो mg के प्लेस पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k z ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में r हो गया, तो क्या आ जाता, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। लॉजिक वही है। सो इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, और काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन सिंस दोनों फोर्सेस जो है, जो ये एनर्जी ला रहे हैं, उनका डायरेक्शन अपोजिट है। काइनेटिक एनर्जी पे जो फोर्स काम कर रहा है वो कौन सा, बाहर की तरफ जो जा रहा है वो है, और इस पे जो काम कर रहा है वो इनसाइड की तरफ का फोर्स है। तो दोनों कंबाइन होकर एनर्जी इंक्रीज नहीं कर रहे, एक इंक्रीज करेगा तो अगला डिक्रीज करेगा, अपोजिट काम करेंगे। तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो वो बाहर की तरफ जाता है, तो हम लोग उसको प्लस ले रहे हैं और इसको यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, जो पोटेंशियल एनर्जी अपोजिट साइड। अब इनको ऐड करना है, ऐड करने के लिए अब ये एक्सप्रेशन तो ऐड नहीं हो सकता है, बट स्टार्टिंग में जो एक अजम्पशन था अपना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल इक्वल है, दैट इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर यहाँ से ये कैंसिल आउट कर दो तो एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर हुआ, ये पुट कर सकते हो यहाँ पे, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस हाफ
के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये मिल गया। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड किया जा सकता है, एक जैसे एक्सप्रेशन है, तो सॉल्व करके ये मिलेगा तुम्हें माइनस ऑफ हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया ई एन का एक्सप्रेशन। तो अगर यहाँ पे एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ई एन है तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आर एन होगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है। आर एन का एक्सप्रेशन क्या था बताओ एक बार। फिर से बोलो। एच स्क्वायर, हाँ एच स्क्वायर अपॉन 4k ई स्क्वायर पाई स्क्वायर एम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो ये आर एन का एक्सप्रेशन हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। सो ई एन विल बी इक्वल टू माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन हो गया एच स्क्वायर इंटू 4k ई स्क्वायर पाई स्क्वायर एम इंटू, ये भी अपोजिट हो जाएगा तो जेड ऊपर चला आएगा और एन स्क्वायर यहाँ पे आ गया। सो माइनस हाफ के, माइनस हाफ से वैसे ये 4 चला जाएगा, तो 2k ई स्क्वायर ई टू द पावर 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन मिला। अब इसमें हम लोग ई एन को लिख सकते हैं, और ई एन इक्वल्स टू ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ई एन इक्वल्स टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ये लिख लो पहले। एक्सप्रेशन में यहाँ के का स्क्वायर भी होगा, देखो के था, ये के का स्क्वायर कर लोगे तो ई एन इज इक्वल टू माइनस 2k स्क्वायर ई टू द पावर 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन के प्लेस पे हम लोग ई नॉट पुट कर रहे हैं। इसमें एक और चीज़ देख सकते हो, ये ई एन हो गया टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। अब सिर्फ इस एक्सप्रेशन को अगर ऑब्जर्व करो तो यही एक्सप्रेशन तो इस प्लेस पे भी है, बट ये माइनस हाफ इंटू 2 है, मतलब जो भी टोटल एनर्जी होगा द पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ दैट। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी is equal to 2 times of En, where En is total energy। नेक्स्ट इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करो इसके साथ, सेम वैल्यू है, साइन अपोजिट है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी एंड देन लास्ट एक एनर्जी आता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, इसका वैल्यू भी माइनस ऑफ ई एन होगा, दैट इज टोटल एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या फिर जिस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है वहां से हटाने के लिए तुम्हें जो एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये बोलो कि यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन तो एक जैसे ही है, डिफरेंस इनमें क्या है, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है और एग्जैक्ट उतनी ही एनर्जी तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी।
तो जो तुम एक्स्ट्रा उतनी एनर्जी ऐड करोगे दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड आयनाइजेशन। तो ये दोनों ऑल दो सेम वैल्यूज हैं बट ये डिफरेंट एनर्जी है, एक पहले इलेक्ट्रॉन के पास है और दूसरा तुम्हें देना है, दूसरा अभी तक आया नहीं है। तो जैसे ही तुम इतना एनर्जी और देते हो वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से आउट हो जाता है। तो उसको लिख लेना यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी it is defined as the energy required to remove the electron from its outermost orbit। इतना एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। क्वेश्चन कुछ कर लो इस पे पहले। What would be the energy of third excited state of He plus? Also find the potential and kinetic energy। ये दोनों क्वेश्चंस करो। फर्स्ट वाले में अगर चेक करोगे तो तुम्हें ये बताना है कि इनमें से कौन सी एनर्जी किसी भी एक एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है। तो -13.6 eV फॉर्मूला क्या था, ई एन इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम होता, मतलब हर एटम में इतनी एनर्जी तुम्हें चाहिए होती है। तो अगर तुमने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लिया तो जेड कितना हो गया, 1 हो गया। Z1 पुट कर दो, अब n की वैल्यू पुट करते तो फॉर n इक्वल्स टू 1 E1 विल बी इक्वल टू -13.6 eV, ये वैल्यू आएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट एक्साइटेड स्टेट तो हो नहीं सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट क्या हो गया, ये ग्राउंड स्टेट हो गया, नॉर्मल स्टेट और ग्राउंड स्टेट। अब जब सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे E2 विल बी इक्वल टू -13.6 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, दैट विल बी इक्वल टू -3.4 eV। नेक्स्ट जब फाइंड करते तो E3 वुड हैव बीन -13.6 अपॉन 9 eV। ठीक है, अपॉन 9 करेंगे तो वो अपने पास 1.7 की इक्वल तो नहीं आ रहा है, उससे और कम हो जाएगा वो। तो इसमें से एक की वैल्यू मैच करे, दैट इज ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन के पास इन इन तीन एनर्जी में से दो एनर्जी हो सकते हैं, ए हो सकता था, सी हो सकता था, बट ए इज एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के लिए अपने पास E2 ही हो सकता है। ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये हो गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट।
लाइकवाइज फिर आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट वाले में वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू हाउ मच, n4 हो जाएगा, n इक्वल्स टू 4 और एनर्जी फाइंड करनी है यहाँ पे। सो En विल बी इक्वल टू, और He प्लस है तो Z विल बी इक्वल टू 2 माइनस 13.6 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो 4 अपॉन 16, सो माइनस 13.6 अपॉन 4 आएगा ना, एंड माइनस 13.6 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 3.4 EV। यही वैल्यू मिला, ठीक है। तो एनर्जी ये हो गई। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना और काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 times of En, that is 2 times of minus 3.4, that is minus 6.8 EV, and kinetic energy is equal to minus of En, so minus of minus 3.4 EV, that is equal to plus 3.4 EV। ये तीनों एनर्जीज इससे मिल जाएंगे। तो सिंपली यही करना है, देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, En बताया हुआ है जूल्स के टर्म में। सो En इक्वल्स टू माइनस 21.76 इंटू 10 पर माइनस 90 अपॉन एन स्क्वायर जूल, यही वैल्यू है ना, सेम वैल्यू दिया हुआ है। और तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले तो एनर्जी निकालेंगे हम लोग फॉर थर्ड ऑर्बिट E3। E3 will be equal to minus 21.76 इंटू 10 पर माइनस 90 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9 जूल्स, ये वैल्यू मिल गया। और एनर्जी का इक्वेशन था E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो वेवलेंथ इससे निकाल लेंगे। दिस सिंप्लाई लैम्डा विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन ई, so lambda will be equal to 19.8 इंटू 10 पर माइनस 26, ये मल्टीप्लाई करके दोनों का डिवाइडेड बाई माइनस 21। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि E3 जो हम लोगों ने निकाला वो क्या था, एनर्जी था। तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, सो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ En होता है। तो ये डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे साइन चेंज कर दो, 21.76 इंटू 10 पर माइनस 19 अपॉन 9, तो 21.76 इंटू 10 पर माइनस 19 इंटू 9, और ये आंसर आएगा इन मीटर्स। So 19.8 into 9 divided by 21.76 into 10 power minus 7 मीटर। माइक्रोमीटर में चाहिए तो 10 पावर 6 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 19.8 इंटू 9 अपॉन 21.76 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू 10 पावर 6 माइक्रोमीटर।
इंटू 10⁻⁻1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो अब क्लियरली यहाँ पे देखो, अगर ये 20 हो जाए और ये भी 20 क्लोजर वैल्यूज मान लो, तो ये 1 होता 9, 0.9, तो उससे स्लाइटली स्मॉलर आंसर ही आना चाहिए। उससे स्मॉलर क्या था? 0.82। तो ऑप्शन से फिर इसके बाद कर सकते थे 0.82 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर वैसे हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया है, अगर स्टार्टिंग में नहीं पता है अपने को तो उस केस में क्या करोगे? फिर इस वैल्यू में आंसर निकालते, एम के टर्म्स में मिलता, और एम के टर्म्स में जो है फिर उसको कन्वर्ट कर देते, नियर बाई जो आंसर होता है उससे चेक कर लेते। ये लिख लो। एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन बोर ऑर्बिट। एक्सप्रेशन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम अगर मान लें यहाँ, तो देखो एंगुलर मोमेंटम के लिए जो हम लोगों ने लिया था वैल्यू वहां पे, दैट एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो यहाँ से v का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, v विल बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। एंड टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। अब v के प्लेस पर अगर ये एक्सप्रेशन पुट करके देखें हम लोग, सो 2 पाई आर अपॉन v के प्लेस पे आ गया एन एच इंटू 2 पाई एम आर। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन एन एच। ये ऑप्शन सी में है, ए दिया हुआ है, इसका आंसर मिल जाएगा। उसमें और कुछ नहीं करना है तुम्हें। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एन होता है, और ई एन का एक्सप्रेशन था माइनस ऑफ ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये वैल्यू है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, साइन चेंज करना है सिर्फ। सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट 1 रहा, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर एंड फर्स्ट ऑर्बिट 1 स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एच ई प्लस और इसका ऑर्बिट 2 इक्वल्स टू ई नॉट। तो एटॉमिक नंबर 2, 2 का स्क्वायर, और ऑर्बिट भी 2, 2 का स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एच ई प्लस फॉर सेकेंड ऑर्बिट, दैट विल बी इक्वल टू 13.6 eV। सेम वैल्यू मिलेगा। जहाँ बहुत सारे अननोन हो वहाँ इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, अननोन्स अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ पुट नहीं करना है तुम्हें। तो इसमें देखो दो इफेक्ट हम लोगों ने भी बताया, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट।
बोर मॉडल ऑफ एटम इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेक्ट्रल लाइंस को अफेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो दोनों फील्ड्स में ही क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट कर जाता है फर्दर। जीमैन इफेक्ट रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड और स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट करेंगे, सीमैन इफेक्ट उसको बोल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में स्प्लिट करेंगे तो स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। बट बोर्स मॉडल इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि ये क्यों हो रहा है। लिमिटेशन में से एक हो गया क्योंकि ऑब्जर्वेशन में तो है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है कुछ उसका। बोर्स मॉडल के हिसाब से नहीं है, कुछ लिमिटेशन उसका है, उस थ्योरी का है। और फिर क्वेश्चंस करते हैं कुछ। डेरिवेशन ऑफ रेडबर्ग्स फॉर्मूला। यूजिंग बोर्स मॉडल ऑफ एटम। दो ऑर्बिट ले लो, लोअर एनर्जी ऑर्बिट n1, हायर एनर्जी ऑर्बिट n2। इलेक्ट्रॉन अपने पास हायर एनर्जी ऑर्बिट में है, यहाँ से ये जंप कर रहा है ऑन n1 और यहाँ से एक वेव आउट कर रहा है। ठीक है, तो रिडबर्ग फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग वेव नंबर या फिर वेवलेंथ ऑब्टेन कर पा रहे थे। तो जो भी ऑर्बिट होगा उसका कुछ एनर्जी भी होगा, n1 के लिए एनर्जी E1 और n2 के लिए एनर्जी E2। तो एनर्जी रिलीज्ड विल बी इक्वल टू हाउ मच, डिफरेंस ऑफ द टू, डेल्टा ई होगा। तो जो फोटोन यहाँ से आउट हुआ, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1 आता, ये वैल्यू मिलता है हमें। एनर्जी का एक्सप्रेशन बताओ एक बार, जो लिखा था अभी हम लोगों ने, ई एन का एक्सप्रेशन, जेड ई एन के टर्म्स में जो है, -2 k² e⁴ m π² नहीं है यहाँ, π² है, अपॉन h² अपॉन z² इंटू z² अपॉन n²। ये एक्सप्रेशन है 2k² e⁴ m π² अपॉन h² इंटू z² अपॉन n²। तो अब यही एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम लोग n1 के लिए और n2 के लिए। तो एक एक्सप्रेशन लिख लो E1 का, E1 का वैल्यू हो गया -2k² e⁴ m π² अपॉन h² इंटू z² अपॉन n1²। ये एक्सप्रेशन 1 हो गया। लाइकवाइज हम लोग E2 के लिए लिखेंगे -2k² e⁴ m π² अपॉन h² इंटू z² अपॉन n2²। ये सेकेंड हो गया। अब यहाँ अगर डेल्टा ई का एक्सप्रेशन निकालो, सो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये आएगा। E2 माइनस E1 निकालना है तो पुट करो, -2k² e⁴ m π² अपॉन h²। ये कॉमन अगर लिया हम लोगों ने, या फिर सिर्फ इसको कॉमन लो, तो इनसाइड में तुम्हें मिलता, और z² भी आउट कर सकते हैं, 1/n1² माइनस 1/n2²। -E1 किया तो ये वैल्यू प्लस हो जाता। ठीक है, तो n1² आ गया पहले, n2² बाद में चला गया। अब
डेल्टा ई का जो एक्सप्रेशन है, डेल्टा ई इज ऑल्सो इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। फोटोन ही आउट हो रहा है तो उसके टर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसके प्लेस पर पुट कर दो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2k² ई टू द पावर 4 m पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। एच और सी को इस तरफ ले आएंगे, 1/λ इधर ही रहेगा। सो 1/λ इज इक्वल टू 2k² ई टू द पावर 4 m पाई स्क्वायर अपॉन h³ इंटू सी इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। और ये पूरा वैल्यू जो है दैट इज स्टेटेड एज आर एच, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो यहाँ से मिल जाता है 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये ऑब्टेन कर सकते हो इससे ऐसा। ये लिख लो, आयनाइजेशन एनर्जी अगर स्टेटेड है तो हम लोग यहाँ से ई एन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर एक्स दिया रहा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो एनर्जी इन दी nth ऑर्बिट या जिस ऑर्बिट का भी आयनाइजेशन एनर्जी है ई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, ऐसा मिल जाएगा। तो मान लो उन्होंने ये बताया हुआ है कि ई ऑफ एच ई प्लस या आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एच ई प्लस दिया हुआ था इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू एक्स। सो एनर्जी ऑफ एच ई प्लस इन द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी इक्वल टू नेगेटिव एक्स हो जाएगा। और तुम्हें एल आई टू प्लस के लिए निकालना है। सो ई ऑफ एच ई प्लस will be equal to minus of E naught into Z square upon N square। सेम वे में E of Li2 प्लस फर्स्ट ऑर्बिट में माइनस ऑफ ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये डिवाइड कर देते हैं। ई नॉट हट गया यहाँ से, इसका वैल्यू यहाँ पे माइनस एक्स रहा, तो माइनस एक्स अपॉन ई ऑफ Li2 प्लस इज इक्वल टू जेड का वैल्यू पुट करो एच ई प्लस के लिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ऑर्बिट 1 था, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, ऑर्बिट 1 है। सो ई ऑफ Li2 प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू 4/9। So E of Li2 plus will be equal to minus of 9x upon 4। ये वैल्यू मिलेगा, तो इस वे में अप्रोच करना है तो ई नॉट हट जाएगा। तो जहाँ भी कुछ अननोन लग रहा है कम से कम इक्वेशन लिखो, लिखोगे तो उसके बाद अप्रोच कर पाओगे। उससे स्टार्ट करके देखो। वेलोसिटी के टर्म्स में देखो, रिलेशन जब निकालना होगा, सो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के। ई को लिख सकते हैं हम लोग एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। 20th क्वेश्चन जो है ये उसका आंसर है, तो इसको इस तरफ ले आओ, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ से एच सी को बाहर कर लेते हैं, 1/λ माइनस 1/λ नॉट, 2 को भी इस तरफ ले आओ तो 2hc हो गया, और m को यहाँ 2hc/m इक्वल्स टू वी स्क्वायर। उसको कर सकते हैं 2hc/m लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट equals to v square। This imply v will be equal to under root of 2hc upon m lambda naught minus lambda upon lambda into lambda naught। चेक कर लो, ऐसा ऑप्शन है, चूज कर लेंगे, चलो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अब जैसे वहाँ पे लिखा बाल्मर सीरीज, तो सीरीज के हिसाब से N1 फिक्स हो जाता है, ये N1 N2 N3 N4 N5, तो बाल्मर सीरीज तो यहाँ पे रहा।
तो बाल्मर सीरीज पे जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो कहाँ से जंप कर सकता है, या तो 3 से आएगा या 4 से या 5 से, ऐसा आएगा। तो यहाँ से जब वो जंप कर रहा है, ये हो गया लाइन 1, यहाँ से जंप करेगा तो लाइन 2, यहाँ से करेगा तो लाइन 3, उसके ऊपर गया तो 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी इट विल गो। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो फर्स्ट लाइन का मतलब हुआ जब इलेक्ट्रॉन n3 से n2 पे जंप कर रहे हैं। अभी कर सकते हो वहाँ पे, तो वो लाइन भी बता सकते हैं ऐसा। En का एक्सप्रेशन बताओ क्या है। -2.18 है, 178 इंटू -18 जूल्स में है, जूल्स में है। यूनिट, यूनिट क्या है, सिर्फ इतना दिया हुआ है। ओके, और तुम्हें क्या फाइंड करना है उसमें। 1 से 2 पे जा रहा है। ओके, या 2 से 1 पे, 1 से 2 पे गया है। ओके, तो वेवलेंथ बताना है जब वो वापस 2 से 1 पे आएगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, अच्छा अपोजिट देख रहे हैं हम लोग, 1 से 2 पे जब जाएगा। ठीक है, तो 1 से 2 पे अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको एक्साइट करने के लिए फोटोन के पास कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए, ये निकालना है। तो अगर तुम E1 का वैल्यू निकालो, दैट इज -2.178 इंटू 10⁻80। जेड स्क्वायर हाइड्रोजन का आइटम था, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। सो -2.178 इंटू 10⁻18 ये हो गया। कुछ नहीं दिया, विल विल टेक इट एज जूल्स। ठीक है, सेकेंड का एनर्जी निकालो। E2 विल बी इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻18 1 स्क्वायर, और सेकेंड पे आ रहा है 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1/4 हो गया यहाँ पे। तो एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। कितनी एनर्जी चाहिए, 10⁻18 इंटू ये हो जाएगा 1/4 एंड माइनस, तो नेगेटिव साइन अगर यहाँ से हटा दो तो ये 1/1 माइनस 1/4 होता, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये नेगेटिव में हो जाता। नेगेटिव में होगा, वही रहेगा। सो 2.178 इंटू 10⁻18 इंटू 3/4, इतना जूल एनर्जी तुम्हें रिक्वायर्ड होगा उसको एक्साइट करने के लिए। अब इसको इक्वेट कर दो बाई एच सी अपॉन लैम्डा। So 2.178 into 10⁻18 into 3/4 equals to 19.8 into 10⁻26 on lambda. So lambda will be equal to 19.8 into 10⁻26 into 4 divided by 2.178 into 10 to the power minus 8 into 3। तो ये 6.3 ऑलमोस्ट ये तुम्हारा 3 टाइम्स में चला जाता है, 12 इंटू 10⁻16। ऑप्शंस दिखाओ एक बार, ऑप्शंस क्या है, मीटर में ही है ना। 6.5
8.5 1.214 10 पावर माइनस 1 ऑप्शन डी डी हो सकता है क्या हाँ, ऑप्शन डी चेक करो एक बार ऑप्शन डी आंसर है क्या